हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक बार आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल से समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रूसो, बी मॉन्तेस्क्यू, सी दिदरो और डी में जियालॉग। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए रूसो। इसका राइट आंसर रूसो हो जाएगा राइट आंसर। बता देना चाहेंगे कि रूसो का जो था पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो, जिन्होंने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों या क्रांतिकारियों को प्रेरित करने में मदद की। तो इसका राइट आंसर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग को हम 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था, ये हमारे देश की अमृतसर नामक शहर में एक संगठन में वहाँ जनरल डायर और ब्रिटिश शासन के लोग सैनिक वहाँ अचानक से आए और गोली बारूद और लाठीचार्ज शुरू हो गए। तो ये वहीं जालियांवाला बाग की घटना वही थी। तो इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3, ज्यूसेppe मैसिनी का जन्म कब हुआ? ज्यूसेppe मैसिनी का जन्म कब हुआ? तो हम बता देना चाहेंगे कि ज्यूसेppe मैसिनी जो थे, ये इटली के एक महान नेता थे, जिनका जन्म ऑप्शन 1802 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, सी में 1812 ईस्वी में, डी में 1807 ईस्वी में। तो बता देना चाहेंगे कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1807। इसका जन्म जो हुआ था 1807 ईस्वी में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट, ए में ऑप्शन मछली रोग, बी में पुष्प रोग, सी में पशु रोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पशु रोग। पशु रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिंडर पेस्ट एक पशु रोग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध ऑप्शन बी नंबर 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला था। तो इसका राइट आंसर बी 1914 से 1918 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार खाली स्थान ने किया। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन तो यहाँ ऑप्शन में रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स हरग्रीव्ज ने। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्ज ने। कौन? जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। हम बता देना चाहेंगे कि स्पिनिंग जेनी क्या होता है। स्पिनिंग जेनी जो होता है
उस समय जो था कम समय में अधिक कपड़ों की बुनाई की जाती थी, ऐसी मशीन थी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता खाली स्थान को हुआ। गांधी इरविन समझौता कितने ईस्वी को हुआ? तो बता देना चाहेंगे, ये जो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और उस समय तत्कालीन उस समय इरविन वायसराय के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते को इरविन समझौता नाम दिया गया। तो इरविन समझौता 15 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं भूगोल के क्वेश्चनों की ओर। कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सेल। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH7 नेशनल हाईवे 7, जो ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये 21 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 21 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। NH7 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी NH7। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल, इनमें से रबी फसल तो जानते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर माह में बोए जाते हैं और फरवरी या मार्च माह में काटी जाती है फसलें। तो इसका ऑप्शन में दिया है चावल, बी में मोटी अनाज, सी में चना, डी में कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। ये चना जो है ना अक्टूबर नवंबर माह के समय बोई जाती है और फरवरी या मार्च के माह में काटी जाती है। तो इसका रबी फसल जो होती है सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी बॉक्साइट, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। तो इसे हम बता देना चाहते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन जो होता है, ऐसे संसाधन होते हैं जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो हम पुनः उसे प्राप्त एक बार समाप्त होने के बाद हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में ये दिया है सौर ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सौर ऊर्जा। और बाद बाकी जितने भी हैं सब कोयला है, पेट्रोलियम है और बॉक्साइट, ये सभी जो होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिसे हम एक बार ख़त्म हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 24वां नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था ए में 2000 ईस्वी में, बी 2001 ईस्वी में, सी 2002 ईस्वी में और डी 2003 ईस्वी में। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1970 और 1993 के मध्य में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधित किया गया था? 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में कितनी बार संविधान का संशोधन हुआ था? तो बता देना चाहेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 बार। 1970 से 1993 के बीच में 4 बार संविधान का संशोधन किया था। राइट, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गैर लोकतांत्रिक देश है? इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? मतलब इसमें से लोकतांत्रिक देश कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? ए में पाकिस्तान, बी में भारत, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत तो
लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है गैर लोकतांत्रिक देश है। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए बहुजन समाज, बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डी आधुनिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या है ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, सी में 1929 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में। तो बता देना चाहेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 1925 ईस्वी में इसका भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था वो 26 दिसंबर था। 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका जो था स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में जो था श्रीलंका राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन में हुआ कब हुआ, कितना ईस्वी में हुआ, यानी बहुजन समाज पार्टी का गठन कितने ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि सन 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1984 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर 1984 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया है। कितनी अनुसूची में रखा गया, भाषाओं को जो भाषा जो हमारे कौन सी अनुसूची में रखा गया है, हमारे संविधान के कौन सी अनुसूची में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है 8वीं सूची। 8वीं सूची में जो है भाषाओं 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय के अंतर्गत आते हैं। जो इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें जो साझेदारी करके दिलचस्पी वाले विषय में अंतर्गत आते हैं। तो उसका संघ सूची होते हैं या समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर समवर्ती सूची होता है। राइट आंसर इसका क्या हो गया, समवर्ती। अब हम बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1991 ईस्वी, बी 1993 ईस्वी, सी 1992 ईस्वी और डी 1995 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन डी 1995 ईस्वी हो जाएगा इसका राइट। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया। ऑप्शन ए 100 जिला, बी 150 जिला, सी 200 जिला और ऑप्शन डी 250 जिला। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 जिला। इसका राइट आंसर 200 जिला, ऑप्शन सी 200 जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। और ये लागू महात्मा गांधी ने लागू किया था ये छत्तीसगढ़ राज्य से। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बांटा हुआ है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 भागों में बांटा गया है। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 क्षेत्र में बांटा गया है, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 क्षेत्र में बांटा गया है। हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब बनी। नई आर्थिक नीति कब बनी।
ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये 1900, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जो था नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो हम बढ़ते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन कहता है कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो ऑप्शन ए 70%, बी 20 से 30%, सी 30 से 40%, डी 50 से 60%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 70%। इसका राइट आंसर 70%। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन ए सभी लोगों की, बी विकसित देशों के श्रमिकों की, सी विकासशील देशों के श्रमिकों की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता देना चाहिए वैश्वीकरण जो है ये सभी लोगों के लिए जीवन स्तर पर सहायता पहुंचाई है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सभी लोगों के। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाली स्थान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। किन क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित या असंगठित? तो हम बता देना चाहेंगे कि इसमें जो होता है संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तो संगठित क्षेत्र होता है, क्या होता है संगठित क्षेत्र होता है ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें नियम कानून से काम होती है और वहाँ जो रविवार की छुट्टियां भी दी जाती है तथा अन्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र होता है उसके विपरीत असंगठित क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन देशों की पहल पर शुरू हुआ था। किन देशों की पहल पर शुरू हुआ था, विकासशील देश या विकसित देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश। विकासशील देशों के पहल पर शुरू हुआ था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन कि तृतीय क्षेत्र को और कौन नाम से जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो होता है औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम तृतीय क्षेत्र को जानते हैं। तो आज इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और ऐसी वीडियो लेकर आएँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद। अब हम